समता के अधिकार में आप जानते हो कि समता का अधिकार, फिर दूसरा कह रहा है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर समानता की बात होगी, राज्य जो है इनमें विभेद नहीं करेगा। फिर नियोजन के संबंध में समता और अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत। तो ये जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता के अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 14 जो आधार बताता है, अनुच्छेद 14 का जो कंसेप्ट है वो काफी ब्रॉड है, और उसके बाद 15, 16, 17, 18 की उसकी जो है संकीर्णता की बात करता है। यानी ये सारे जो 15, 16 हैं वह अनुच्छेद 14 से ही कहीं ना कहीं रिलेटिव हैं। और अनुच्छेद 14 एक बात कहता है कि विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, इसमें दो ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है अनुच्छेद 14 में। और बाकी तो उसमें है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के लिए राज्य विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। लेकिन इसमें जो दो आयाम हैं, क्या, विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, विधि के समक्ष समता। और एक कह रहा है कि विधियों का समान संरक्षण। समक्ष समान संरक्षण। यह दो चीजें बताता है अनुच्छेद 14, इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। यहां ध्यान रखना है कि यहां सिंगुलर विधि शब्द का यूज किया गया है, लॉ शब्द का यूज किया गया है, और यहां लॉज शब्द का यूज किया गया है। तो यह एक वचन का कंसेप्ट है और यह बहुवचन। इसका मतलब कि जो विधियां बनेंगी वह क्या होंगी, विधि के समक्ष समता की ही बात करेंगी। यानी राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो किसी व्यक्ति विशेष को प्रिविलेज देता हो। यानी विधि के समक्ष समता का मतलब कि यह एक नकारात्मक कंसेप्ट है जो ये कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति विशेष को कोई विशेषाधिकार नहीं प्रदान करेगा। सारे लोग राज्य के विधि के अधीन होंगे, कोई विधि से सर्वोपरि नहीं होगा। और यही आप जानते हो कि डायसी का रूल ऑफ लॉ भी कहता है कि विधि के समक्ष समता होगी और मनमानापन का अभाव होगा, विधि का सर्वोच्चता होगी, विधि ही सर्वोच्च होगा और विधि के समक्ष समता होगी। और एक डायसी का जो तीसरा कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ का, यह है कि संविधान संविधियों का परिणाम है जो भारत में लागू नहीं है। भारत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंटरव्यू में पूछा जाता है और प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जाता है कि डायसी का कौन सा रूल ऑफ लॉ के नियम भारत में लागू नहीं है। तो केवल दो नियम लागू हैं, तीसरा लागू नहीं है, क्योंकि डायसी तीसरा कहता है कि संविधान है वो विधियों का परिणाम है, जबकि हमारे वहां सारी विधियां संविधान से ही गवर्न होती हैं। संविधान सर्वोच्च है, विधि सर्वोच्च नहीं है। बाकी दो कंसेप्ट जो कहता है कि विधि की सर्वोच्चता और मनमानेपन का अभाव और विधि के समक्ष समता, तो ये जो है यह एक कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विशेष प्रिविलेज नहीं देगा। और यह कह रहा है विधियों के समान संरक्षण, यह जो है कहता है कि समान लोगों में समानता होगी, न कि असमान लोगों में समानता होगी। तो ये दोनों डिफरेंस नहीं है, बल्कि ये क्या है, यह जो है जो विधियों का समान संरक्षण है वह ये क्या है, उसका परिणाम है। यानी राज्य प्रयास करेगा कि सारे लोगों के लिए एक ही कानून हो, लेकिन यह संभव नहीं है। विधि के समक्ष विधियों का समान संरक्षण यह कह रहा है कि नहीं, सबके लिए अगर एक कानून बनेगा तो फिर समानता नहीं हो पाएगी, न्याय नहीं हो पाएगा। और न्याय होने के लिए आवश्यक है कि समान लोगों में समानता हो, न कि असमान लोगों में समानता हो। और
ये क्यों कह रहा है? क्योंकि सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं, सबके भौगोलिक वातावरण अलग अलग हैं। तो भौगोलिक वातावरण और परिस्थितियों को नजर में रखते हुए आप विधि बनाएंगे। यानी एक तरफ विधि के समक्ष समता वर्गीकरण की अनुमति नहीं देता, कहता है सबके लिए समान विधि होगी, और यह कहता है कि नहीं, वर्गीकरण किया जा सकता है, रीजनेबल वर्गीकरण होगा। और क्यों रीजनेबल वर्गीकरण होगा? क्योंकि परिस्थितियां अलग अलग हैं सबकी, और जब परिस्थितियां अलग अलग हैं तो सबके लिए उन्हीं परिस्थितियों के लिए कानून होना चाहिए। अगर सबकी परिस्थितियां इक्वल नहीं है तो कानून कैसे इक्वल हो जाएगा? तो यह जो है ब्रिटेन का कंसेप्ट है, और ये अमेरिका का कंसेप्ट है, और यह अनुच्छेद 14 में इसकी बात करता। और यही जो अनुच्छेद 14 का कंसेप्ट है, यही 15 और 16 में भी हमें देखने को मिलता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि यह एक ब्रॉड कंसेप्ट है। जैसे अगर हम एक ग्राफिक के माध्यम से समझें तो ये जो है ये पूरा अनुच्छेद 14 है, और उसके बाद यह अनुच्छेद 15 और यह फिर अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 सारी विधियों की बात करता है, लेकिन अनुच्छेद 15 जो है कहता है कि सरकारी संस्थाओं में, निजी संस्थाओं में प्रवेश के समय हम जब कोई एडमिशन लेते हैं तो उस समय हम धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन यह जो है अनुच्छेद 15 एक पर्टिकुलर एरिया की बात करता है और पर्टिकुलर आधार की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 16 जो है केवल नियोजन के संबंध में, सरकारी नियुक्ति और नियोजन के संबंध में, एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट के संबंध में राज्य विभेद नहीं करेगा। किस आधार पे? तो इस पर 7 ग्राउंड है। ये भी पीटी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 15 में कितने आधारों पर राज्य विभेद नहीं करेगा और अनुच्छेद 16 में कितने आधारों पर विभेद नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 15 में 5 आधार हैं और अनुच्छेद 16 में 7 आधार हैं जिसके आधार पर राज्य विभेद नहीं करेगा। आप देखोगे अनुच्छेद 15 में जो हम आज पढ़ेंगे तो उसमें कह रहा है कि धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर राज्य विभेद नहीं करेगा। जबकि अनुच्छेद 16 जब आप पढ़ोगे तो उसमें 2 आधार और बढ़ जाते हैं। कौन कौन? तो कह रहा है उद्भव और निवास स्थान, डिसेंट और रेजिडेंस की बात करता है। इस पर भी राज्य विभेद नहीं करेगा। तो अब हम आते हैं अनुच्छेद 15 पे, क्योंकि इसको बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि आप देखोगे अनुच्छेद 15 के कुछ ऐसे सब क्लास हैं जो विधि के समक्ष समता की बात करते हैं, इक्वलिटी बिफोर द लॉ की बात करते हैं, और कुछ ऐसे क्लॉज हैं जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करते हैं, विभेद की अनुमति देते हैं कि राज्य इसमें विभेद कर सकता है। तो अब अनुच्छेद 15 में अगर हम देखें तो अनुच्छेद 15 किसकी? 2 चीजें, अनुच्छेद 15 का सब क्लास 1 और सब क्लास 2 ये जो है विधि के समक्ष समता की बात करता है। और अनुच्छेद 15 का सब क्लास 3, सब क्लास 4, सब क्लास 5 और 6 ये जो है विधियों के समान संरक्षण की बात करता है, और ये समय समय पर संविधान में जोड़े गए थे। मूल संविधान में केवल अनुच्छेद 15(3) था, बाकी जो है समय समय पर विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा अनुच्छेद 15(4) और 15(5), 15(6) जोड़े गए। अब देखो अनुच्छेद 15(1) क्या कहता है, जो विधि के समक्ष समता की बात करता है। यानी ये राज्य को यह कर्तव्य निर्धारित करता है कि राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। कौन सा? तो कह रहा है कि जाति या धर्म और लिंग, जाति, जन्म स्थान और मूल वंश, यानी राज्य जो है इन आधारों पर विभेद नहीं करेगा। विभेद की मनाही कर रहा है
कि राज्य इसके आधार पर विभेद नहीं करेगा। और यह भी चीज ध्यान रखना कि अनुच्छेद जो 15 है वह केवल नागरिकों की बात करता है, विदेशी इसके अंतर्गत नहीं आते, जबकि अनुच्छेद 14 विदेशियों की भी बात करता है, विधिक व्यक्ति की भी बात करता है, और नेचुरल जो व्यक्ति हैं और सिटीजन हैं भारत के उन पर भी दोनों सब पे लागू होता है अनुच्छेद 14। इसलिए हमने आपको बताया कि अनुच्छेद 14 क्या है का कंसेप्ट ब्रॉड है, जबकि इसका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा संकीर्ण है और यह कह रहा है कि यह नागरिकों पर ही राइट देता है, केवल कि राज्य इसके संबंध में कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा, कोई विभेद नहीं करेगा, है ना। अब कह रहा है कि किन स्थानों के लिए विभेद नहीं करेगा इस आधार पर, तो इसको सब क्लास 2 में 15 के सब क्लास 2 में बताया है कि किन आधारों पर, तो इसको दो भागों में बांटा गया है, यानी 15 का सब क्लास 1 का ये जो है कि जो आधार है वो किन पर लागू होंगी, तो कह रहा है कि ये जो लागू होंगी उसके संबंध में कह रहा है कि यह सार्वजनिक जो भेदभाव करने की बात हो रही है वह दुकानों, भोजनालयों और होटल, मनोरंजन स्थल, जो इस तरह के हैं, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल के और सार्वजनिक भोजनालय, ये सारे जो है इसमें राज्य विभेद नहीं करेगा। किसके आधार पर? धर्म, मूल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर। एक चीज ध्यान रखना, धर्म का मतलब कि हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी, ईसाई, इसके आधार पर हम किसी दुकानों में प्रवेश करने के लिए वंचित नहीं करेंगे कि इस दुकान में केवल फला जाति का ही आएगा, इस दुकान के अंदर फला जाति, फला ही धर्म के लोग आएंगे। तो ये जो है लिंग के आधार पर, यानी लिंग का मतलब कि इसमें जो है मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर कि इसके आधार पर विभेद नहीं करेगा राज्य। किन स्थानों के लिए? दुकानों के लिए, भोजनालयों के लिए, होटलों के लिए, मनोरंजन स्थानों के लिए और सार्वजनिक स्थानों के लिए। जो सार्वजनिक है राज्य, यानी सार्वजनिक का मतलब कि जहां सारे लोग, कोई पार्क है, कोई पिक्चर हॉल है, तो इस तरह के जो है के लिए राज्य विभेद नहीं करेगा। लिंग को हमने समझ लिया कि इसमें तीनों तरह के लिंग शामिल हैं। जाति का मतलब कि जो विभिन्न जातियां हैं भारत में, उन जातियों के आधार पर राज्य कोई विभेद नहीं करेगा। और जन्म स्थान के आधार पर, यहां ध्यान रखना, जन्म स्थान की बात कर रहा है, तो जन्म स्थान पे कि आपका जन्म बिहार में हुआ है कि यूपी में हुआ है कि अमेरिका में हुआ है, यह भी है अमेरिका में भी हुआ है, तो अगर आप भारत के नागरिक हैं तो फिर उसके आधार पर विभेद नहीं करेगा। मूल वंश का मतलब रेस, मूल वंश का मतलब कि आप काले हैं कि गोरे हैं, नाटे हैं, कि इसके आधार पर आप जानते हो कि काला और गोरा पे काफी डिफरेंस है। आप अफ्रीका में जाओ, अमेरिका में जाओ, तो काले गोरे के बीच विभेद किया जाता है। तो भारत में कह रहा है कि नहीं, ऐसा कोई विभेद नहीं होगा कि कोई छोटा है कि लंबा है, गोरा है कि काला है, इससे कोई उसका मतलब नहीं होगा। दूसरा, इन आधारों पर यहां दुकानों, भोजनालयों, होटलों और मनोरंजन सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश करने के लिए आप राज्य इस आधार पर विभेद नहीं करेगा। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो है 15 का सब क्लास 2, यह राज्य के साथ साथ एक नागरिक को भी, राज्य और नागरिक दोनों पर यह इंपोज करता है। नागरिक मतलब कि अगर कोई व्यक्ति दुकान खोलता है, अगर कोई व्यक्ति मनोरंजन, भोजनालय, होटल खोलता है, तो उसमें ऐसा नहीं कह सकता कि फला धर्म के लोग इसमें भोजन नहीं करेंगे या फला जाति के लोग इसमें नहीं आएंगे, प्रवेश नहीं करेंगे। तो यह राज्य और व्यक्ति दोनों पर लागू है। हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है कि जो हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वह राज्य के ऊपर अंकुश लगाता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, लेकिन राज्यों के साथ साथ कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो व्यक्ति को भी मनाही करते हैं कि व्यक्ति भी ऐसा कोई नियम नहीं बनाएगा। जैसे अनुच्छेद 15(2) के तहत कोई विभेद नहीं करेगा व्यक्ति, या अनुच्छेद 23-24, कोई भी व्यक्ति अपने वहां 14 वर्ष से कम के बालकों को कारखाने में या किसी कारोबार में नहीं लगाएगा। और अनुच्छेद
25 से लेकर 28 तक भी यह कहा है कि यह राज्य के साथ साथ व्यक्ति पर भी लागू होता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा काम नहीं करेगा। अब दूसरा, यह जो है राज्य, ये केवल राज्य पे इंपोज कर रहा है। 15(2) का जो दूसरा है, 15(2) में भी सब डिवीजन किया गया है कि किन के लिए, इन स्थानों के लिए। और दूसरा कह रहा है कि राज्य द्वारा पोषित, राज्य या केंद्र द्वारा पोषित, केंद्र द्वारा पोषित मतलब कि अगर कोई पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से यानी पोषित जो राज्य निधि है, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से या भागता, अगर राज्य या केंद्र सरकार में अगर कोई अपना राजनिधि लगाया है, राज्य कोई पैसा दिया है पूर्ण रूप से या भागता, और किन चीजों के लिए कह रहा है कि कुएं के लिए, तालाबों के लिए, स्नानाघाट के लिए, सड़कों के लिए, सार्वजनिक स्थलों के लिए, तो वहां विभेद राज्य नहीं कर सकता। यानी कहा किसके लिए? कुआं, तालाब, स्नानाघाट और इसके साथ ही साथ सड़कें और सार्वजनिक स्थल। तो इस सार्वजनिक स्थल में आप जो भी हो, जैसे मंदिर और चलचित्र, पार्क, ये सारी चीजों सार्वजनिक है जहां हम आ जा सकते हैं, तो ये सार्वजनिक है। सारे लोगों की जो आने जाने की अनुमति है तो वो सार्वजनिक है। और अगर उसमें राज्य का कोई पैसा लगा है पूर्णतः या भागतः, तो राज्य धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर विभेद नहीं कर सकता। यानी अगर राज्य ने गांव में कुआं खुदवाया है तो उस कुएं के ये नहीं कह सकता राज्य कि इस पर फला जाति, फला वर्ग, फला धर्म के ही लोग क्या करेंगे, इस कुएं से पानी पिएंगे या नल से पानी पिएंगे। आप देखो कि राज्य जो है जगह जगह पे नल की सुविधाएं करता है, तो उस पर ऐसा नहीं कह सकता कि पर्टिकुलर किसी एक धर्म या जाति के लोग ही पानी पिएंगे। अगर ये करता है राज्य, तो यह अनुच्छेद 15(2) का क्या होगा? वायलेशन होगा। उसी तरीके से सड़कों पर, तालाब पर, स्नानाघाट पर और मंदिर पर किसी भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर विभेद नहीं होगा। आपको अभी हाल ही में आप जान रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि मंदिर में प्रवेश के लिए स्त्री और पुरुष के बीच विभेद नहीं किया जा सकता। सबरीमाला केस आपको याद होगा, इसी पर आधारित है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी को आधार बनाते हुए यह कहा कि राज्य ऐसा कोई विभेद नहीं कर सकता, धर्म के आधार पर नहीं कर सकता। तो ये क्या है? एक तरीके से अनुच्छेद 14 में जो विधि के समक्ष समता है, उसी की तो बात करता है कि राज्य इन आधारों पर विभेद नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति के लिए स्पेशल कानून नहीं बनाया जा सकता धर्म, जाति, लिंग के आधार पर। और यही तो अनुच्छेद 14 की बात करता है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। अब ये तो सामान्य नियम हो गया, लेकिन इसके अपवाद हैं कुछ। ये अपवाद जो है अनुच्छेद, ये जो जितने अनुच्छेद हैं, या अनुच्छेद 15(1) और 15(2) के क्या हैं? अपवाद बताते हैं, अपवाद बताते हैं। और इनको आपको ध्यान अच्छे से समझ लेना है कि ये जो अपवाद है, यह आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि यह संरक्षणात्मक विभेद, संरक्षणात्मक विभेद के नाम से जाना जाता है। ये संरक्षणात्मक विभेद का मतलब कि एक तरफ विभेद की मनाही किया जा रहा है धर्म, जाति, लिंग के आधार पर, लेकिन ये अनुच्छेद 15(3), 15(4), 15(5), 15(6) जो है, यह किसी एक पर्टिकुलर वर्ग के संरक्षण के लिए क्या किया जा सकता है? विभेद किया जा सकता है। यानी उनको, उनके उस वर्ग के लिए, उस वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए क्या किया जा सकता है? स्पेशल कानून बनाया जा सकता है। तो ये इसको कहते हैं संरक्षणात्मक विभेद।
संरक्षण करने के लिए विभेद किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 15(3) क्या है? अनुच्छेद 15(3) कह रहा है कि राज्य बालकों के लिए और स्त्रियों के लिए क्या कर सकता है? विशेष कानून बना सकता है। स्त्रियों के लिए और बालकों के लिए राज्य क्या कर सकता है? विशेष कानून बना सकता है। अब आप इसमें देखो, समय आप जो है अगर आईपीसी आप के तहत जो जाड़ता का अपराध है वह स्त्री को इससे मुक्त रखा गया था कि जाड़ता के लिए जो विवाहित पत्नी है वह दोष सिद्ध नहीं होगी, वह दोषी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वह ऐसी परिस्थितियां हैं भारत में। और यह ध्यान से समझना है कि भारत में जो महिलाओं की स्थिति है, बाल विवाह, प्रदा प्रथा और बहु विवाह, ये सारे जो कुरीतियां समाज में व्याप्त थीं, इन्हीं के लिए, इन्हीं के संरक्षण के लिए आप आईपीसी में देखो महिलाओं को विशेष प्रोटेक्शन मिला है। तो अनुधारा इसी के तहत यही आधार है जो राज्य महिलाओं के संबंध में प्रोटेक्शन करता है। और आप आईपीसी में जो अब बीएनएस हो गया है तो उसकी धारा 497 जो जाड़ता की बात करता था, एडल्ट्री की बात करता था, जारकर्म की बात करता था, तो वह जो है इसमें महिलाओं को प्रिविलेज दिया गया है, महिलाएं दोषी नहीं होती थी। अब तो जोसेफ साइन के केस में, जोसेफ साइन वर्सेस भारत संघ के केस में अब किसी को भी दोषी नहीं माना गया। वह जो जाड़ता का ऑफेंस कर रहा है, और आप जानते हो कि जाड़ता का अपराध किसके खिलाफ होता है? पति के खिलाफ। और यह जोसेफ साइन के केस में, जोसेफ साइन वर्सेस भारत संघ के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह अब निर्धारित कर दिया कि पत्नी पति की प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी, अगर बाइक कोई चुरा लेता है तो यह किसके प्रति ऑफेंस होता है? स्वामी के प्रति होता है। स्वामी के खिलाफ आपने जो है अपराध किया है। तो उसी तरीके से अगर कोई 497 ये कहता था कि अगर कोई व्यक्ति जाड़ता कर रहा है, भले ही उसमें पत्नी ने कंसेंट दिया है, पत्नी के ही कंसेंट से जाड़ता होगी, और वह व्यक्ति जो ऐसा ऑफेंस कर रहा है वह यह जानते हुए कि यह विवाहित स्त्री है, उसके साथ कंजुमेशन कर रहा है, तो वह जो अपराध होगा उस विवाहित पत्नी के हस्बैंड के खिलाफ होगा। और ये अनुच्छेद 15(3) महिलाओं को अपराध से मुक्त रखा गया है। अब वह व्यक्ति जो पत्नी के कंसेंट से उसके साथ कंजुमेशन कर रहा है वह किसके खिलाफ कर रहा है? पति के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं पत्नी जो है क्या हो गई? एक वस्तु हो गई, जैसे हम चोरी में देखते हैं, एक प्रॉपर्टी हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कहा कि पत्नियां पति की संपत्ति नहीं है, और इसलिए अगर पत्नी कंसेंट दे रही है और कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि वह विवाहित है और पत्नी के और उस महिला से, जो विवाहित महिला है, उसके साथ कंजुमेशन कर रहा है, तो यह अपराध नहीं होगा। हाँ, लेकिन डाइवोर्स का ग्राउंड अभी भी बना हुआ है। तो ये जो है विशेष प्रोटेक्शन कर सकता है। अब देखो, बालकों के संबंध में भी कानून बन सकते हैं। जैसे आप रेलवे में यात्रा करते हैं तो 5 साल के नीचे बालकों की जो है टिकट नहीं लगती, बस में टिकट नहीं लगती। तो आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? अनुच्छेद 14 तो कहता है कि विधि के समक्ष सारे लोग समान हैं, तो बालक और स्त्री के संबंध में विभेद कैसा? बालक और व्यक्ति के बीच में विभेद कैसा? लेकिन यह विभेद का क्या है? रीजनेबल ग्राउंड है, और इस आधार पर राज्य उन्हें क्या दे सकता है? सुविधा दे सकता है, विधि बना सकता है, और उसके लिए वह कुछ लाभ इनको दे सकता है, बालकों और स्त्रियों के संबंध। तो इस पर यूसुफ अब्दुल अजीज बनाम मुंबई राज्य का केस, महिलाओं के संबंध में जोसेफ साइन का केस, जिसमें महिलाओं को आप प्रोटेक्शन करते हो। हाँ, आप जो कर्मकार अधिनियम पढ़ोगे उसमें भी महिलाओं को प्रोटेक्शन किया गया है। कार्यस्थल पर विशाखा का केस है, इस पर लीडिंग केस है। और इसी के साथ साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको
कार्य के दौरान उनको जो है सेवा का कुछ उनको लाभ दिया गया है। तो ये सारे जो लाभ हैं वह अनुच्छेद 15 के सब क्लास 3 के तहत है। तो ये तो मूल मूल हमारे संविधान में था, लेकिन अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 15(6) हमारे मूल संविधान में नहीं था, यह समय समय पर जोड़ा गया। अब ये हम देखेंगे कि 15(4) को कब जोड़ा गया और इसके जोड़ने का कारण क्या था। इसमें कारण ये आप देखो कि मद्रास, इसकी जो हिस्ट्री थी, मद्रास राज्य ने इंजीनियरिंग और मेडिकल की शिक्षा में प्रवेश के लिए, और आपको यह ध्यान रखना कि अनुच्छेद 15 खासकर शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए ही, जो आज हम इतनी धाराएं जो पढ़ रहे हैं, वह शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश करने के लिए ही उनको फीस के संबंध में, प्रवेश के संबंध में कुछ छूट देने की बात कर रहा है किसी वर्ग को। तो अनुच्छेद 15(4) जो है, इसके जोड़ने के पीछे कारण क्या था कि मद्रास राज्य ने क्या किया कि एक एक्ट बनाया और उसके तहत कुछ वर्गों को प्रवेश के लिए छूट प्रदान कर दी। किसके जो कट ऑफ है उससे नीचे भी रहेंगे तो वह प्रवेश पा जाएंगे, और जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो ब्राह्मण या जनरल वर्ग में जो आते हैं, वह अधिक नंबर पाकर भी प्रवेश नहीं पा पाए, और अन्य वर्ग कम नंबर पाकर भी प्रवेश पा लिया। अब इस आधार पर चैलेंज किया गया मद्रास राज्य बनाम चंपाकम द्वैराजन का केस। इस पर इसी जो मद्रास राज्य ने जो कार्य किया था, जो आदेश दिया था, उस आदेश को चैलेंज किया गया। किस आधार पर कि यह अनुच्छेद 15 के सब क्लास 1 और सब क्लास 2 का वायलेशन करता है। तो केस तक क्या नाम था, मद्रास राज्य बनाम चंपाकम द्वैराजन। चंपाकम द्वैराजन। तो इसको कहीं कहीं चंपाकम दोराई राजन लिखा है और कहीं कहीं आप चंपाकम द्वैराजन, इसमें कोई है, उसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। चंपाकम द्वैराजन। तो ये जो है, इस केस में यह 1951 का जजमेंट है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि मद्रास राज्य का जो यह आदेश है वह क्या है, अनुच्छेद 15(1) का 15(2) का वायलेशन करता है, और आप ऐसा एडमिशन के संबंध में, आप इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए आप ऐसा विभेद नहीं कर सकते, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर विभेद नहीं कर सकते। अब यह जजमेंट आ गया तो फिर संसद को इस जजमेंट को ओवररूल करने के लिए क्या करना पड़ा, प्रथम संविधान संशोधन करना पड़ा। प्रथम संविधान संशोधन हुआ और संशोधन के द्वारा क्या जोड़ दिया गया, 15(4) जोड़ दिया गया, और 15(4) के तहत यह कह दिया गया, क्या कहा गया कि जो राज्य है वह किसके लिए, एससी, एसटी और जो पिछड़े वर्ग हैं, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, यानी अन्य जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, जिसमें ओबीसी आते हैं। तो जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग है यानी ओबीसी के संबंध में क्या कर सकता है, जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं उनमें प्रवेश के लिए कुछ छूट प्रदान कर सकता है, कुछ सीटों को आरक्षित कर सकता है, फीस में उनकी कुछ कटौती कर सकता है, ऐसा कर सकता है, राज्य को यह पावर है। तो यानी मद्रास राज्य बनाम चंपाकम द्वैराजन केस को ओवररूल करने के लिए ही संसद को अनुच्छेद 15(4) में क्या करना पड़ा, संशोधन करना पड़ा, और इसके तहत सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं में जो सामाजिक और शैक्षणिक संस्था शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको राज्य विशेष विधि बना सकता है उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके संरक्षण के लिए। अब
इसको 15/4 को बालाजी बनाम मद्रास राज्य के केस में चैलेंज किया गया। बालाजी बनाम मद्रास राज्य, बालाजी बनाम मद्रास राज्य के केस में चैलेंज किया गया और इस केस में यह कहा गया कि राज्य जो है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जो विशेष अनुमति दे रहा है वह अनुमति 68% जो है नहीं होनी चाहिए, 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अब इसमें 68% का उनको क्या दिया गया था, बेनिफिट दिया गया था, आरक्षण कह सकते हैं। आरक्षण शब्द यूज नहीं किया गया लेकिन यह लाभ दिया गया 68% एससी और एसटी और ओबीसी को मिलाकर। और बालाजी के केस में कह दिया गया कि जो ओबीसी कैटेगरी है उसमें पिछड़ा और अति पिछड़े का हम वर्गीकरण नहीं कर सकते। पिछड़ा और अति पिछड़ा, अति पिछड़ा में को विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी यह क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में विभाजित नहीं किया जा सकता, इस तरह का पिछड़ा और अति पिछड़ा में। जबकि इस केस को चैलेंज कर दिया गया इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के केस में और सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी के केस को ओवररूल कर दिया और यह भी कहा बालाजी के केस ने कि यहां सामाजिक और आर्थिक रूप दोनों पिछड़ापन होना चाहिए, न कि सामाजिक रूप से पिछड़ा हो और न ही केवल आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, दोनों पिछड़ेपन की बात करता है यह अनुच्छेद 15 का सब क्लास 4। तो इंदिरा साहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह अब निर्धारित किया कि बालाजी के केस के तहत जो 68% आरक्षण हो गया था वह आरक्षण की सीमा 50% को मान्यता यह भी दी कि किसी भी दशा में शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए 50% से अधिक हम आरक्षण नहीं दे सकते, यानी 50% से अधिक हम विशेष प्रावधान नहीं कर सकते। और पिछड़ा और अति पिछड़े में वर्गीकरण किया जा सकता है। क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को जो है उनमें वर्गीकरण को मान्यता दी गई और इसी से कंसेप्ट आया क्या, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का। क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। अब समय समय पर सरकारों ने, खासकर केंद्र सरकार, जो केंद्र सरकार के संबंध में है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, समय समय पर इस सीमा को, जो आर्थिक सीमा है उसको बढ़ाता रहा और वर्तमान समय में 8 लाख, अगर 8 लाख रुपए से कम है आपके माता पिता की आमदनी, 8 लाख माता पिता परिवार की, और परिवार में माता पिता का, अगर माता पिता की आमदनी, वार्षिक आमदनी 8 लाख रुपए से अधिक है तो वह जो है क्रीमी लेयर माना जाएगा और 8 लाख रुपए से कम है तो वह नॉन क्रीमी लेयर माना जाएगा। और इसमें कुछ पदों को, जैसे आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, कोई आप ए ग्रेड के ऑफिसर हैं, डीएम हैं, कमिश्नर हैं, तो इस तरह के आपके जो संतान हैं वह क्या हो जाएंगे, वह क्रीमी लेयर में आ जाएंगी और वह इन सुविधाओं को पाने से वंचित हो जाएगी, है ना। तो ये जो है आर्थिक आधार पर यह बताया कि 8 लाख रुपए तक की जो वार्षिक आमदनी है वह क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर होगा और जो क्रीमी लेयर में आ जाएगा उसे सुविधाओं से क्या किया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ये इसलिए किया गया क्योंकि भारत का जो हिस्टोरिकल, आप देखोगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो कुछ वर्गों को शिक्षा से वंचित रखा गया, कुछ वर्ग शिक्षा से वंचित रहे, तो उन्हीं को प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें जो है सामान्य धारा में लाने के लिए राज्य क्या कर सकता है, उनके संबंध में कुछ प्रोटेक्शन कर सकता है, विशेष प्रावधान बना सकता है। तो ये इस केस में आप फिर बालाजी का केस आया, इसी के आधार पर यह 15/4 जोड़ा गया जो आज आप अपने संविधान में देखते हैं, अनुच्छेद 15/4। अब फिर आता है 15/5।
15.5 क्या कह रहा है? 15.5 15.4 चूंकि कह दिया कि यह जो है राज्य द्वारा पोषित संस्थाओं में, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या किसी अन्य कॉलेज में जहां राज्य द्वारा पोषित है, राज्य का पैसा लगा हुआ है पूर्णतः या भागतः, वहां प्रवेश के लिए क्या किया जाएगा? उनको कुछ सुविधाएं दी जाएंगी, कुछ छूट दिया जाएगा। लेकिन निजी संस्थाओं में यह लागू नहीं होगा, निजी संस्थाओं पर यह लागू नहीं होगा। निजी संस्थाओं में सामान्य नियम होगा और उसमें किसी भी वर्ग के लिए, चाहे वह किसी भी धर्म जाति है, निजी संस्थाओं में उसको छूट नहीं दी जाएगी, सब इक्वल होंगे। अब यह जो है सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी और बालाजी के और अनुच्छेद 15.4 के आधार पर जजमेंट दिया। विभिन्न जजमेंट आप देखोगे कौन कौन से जजमेंट, जिसमें से कुछ हम आपको बता रहे हैं कि कह रहा है कि टीएम पाई बनाम टीएम पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य, टीएम पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य, यह 2003 का जजमेंट है। और इसी तरीके से फिर एक केस आया, पीए ईमानदार बनाम महाराष्ट्र राज्य, पीए ईमानदार बनाम महाराष्ट्र राज्य, यह 2005 का जजमेंट है। इन केसों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि निजी संस्थाओं में अनुच्छेद 15.4 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अब इस केस को ओवररूल करने के लिए संसद ने 15.5 जोड़ा। 15.5 जोड़ के यह कहा कि अब ये जो 15.5 के प्रावधान हैं वह राज्य द्वारा यानी सरकारी कॉलेज के साथ साथ निजी जो संस्थाएं हैं उस पर भी लागू होंगी। निजी संस्थाओं पर भी क्या होगा? नियम लागू होगा 15.4 के, कि उसमें धर्म जाति के आधार पर क्या किया जा सकता है? कुछ सुविधाएं दी जा सकती हैं और यह निजी संस्थाओं को भी पालन करना होगा। 15.5 जोड़ दिया। अब इस 15.5 को चैलेंज किया गया किस केस में? अशोक ठाकुर, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। और यह जो है किया गया 93वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। ये पहला संविधान संशोधन हुआ और ये जो 15.5 है वो 93वें संविधान संशोधन। 2005 में किस केस को? टीएम पाई बनाम फाउंडेशन, टीएम पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य और पीए इमामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य के जजमेंट को ओवररूल करने के लिए संसद ने संविधान का 93वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन करके 15.5 जोड़ा और इसके तहत निजी संस्थाओं में प्रवेश की भी अनुमति दे दी गई और कहा गया कि निजी संस्थाएं भी 15.4 के तहत जो एससी एसटी हैं और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको क्या करेगा? विशेष छूट देगा, उनके सीटों को आरक्षित रखेगा और उन पर उनके फीस के संबंध में भी कटौती कर सकता है और करता है। तो ये जो है इसको चैलेंज किया गया किस केस में? इस अमेंडमेंट को अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि 15.5 क्या है? संवैधानिक है। 15.5 संवैधानिक है और निजी संस्थाओं पर भी यह प्रभाव डालेगी। यानी 15.5 के तहत हाँ एक चीज ध्यान रखना है कि यह जो संस्थाएं हैं सरकारी और चाहे निजी, वह अल्पसंख्यक संस्थाएं नहीं होनी चाहिए। यानी अनुच्छेद 3 के तहत अनुच्छेद 30 के तहत जो अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, उन पर यह धारा प्रभाव या अनुच्छेद प्रभाव नहीं डालेगी। यानी अल्पसंख्यक संस्थाओं पर यह लागू नहीं होगी 15.4 और 15.5 के या 15.6 जो अभी हम जो पढ़ेंगे उन पर लागू नहीं होगी। यानी अनुच्छेद 30 का सब क्लास 1 उस पर प्रभाव नहीं डालेगा। यानी अल्पसंख्यक जो संस्थाएं हैं, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें यह
विशेष प्रावधान को लागू नहीं किया जाएगा। अब ये और संवैधानिक किया कि यह जो है अनुच्छेद 15(5) क्या है, संवैधानिक है अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ के केस में। और लेकिन क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का वर्गीकरण कहा कि यह रीजनेबल वर्गीकरण है, और अगर जो छात्र क्रीमी लेयर में आते हैं वह जो है अनुच्छेद 15(4) और 15(5) का लाभ नहीं ले सकते। और जो मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, इनमें चाहे अन्य कोई कॉलेज, सरकारी कॉलेज, निजी कॉलेजों में प्रवेश के समय यह आरक्षण का जो है क्या किया जाएगा, उनको बेनिफिट दिया जाएगा। अब ये फिर आप जानते हो कि 15(6) 103वां संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में अभी हाल ही में संशोधन करके, और इसमें कहा गया कि जो एससी एसटी नहीं है, ओबीसी नहीं है और अन्य उच्च वर्ग के लोग हैं वह, और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश करने के लिए आरक्षण दिया जाएगा, और यह जो है 10% से अधिक नहीं होगा। अब यह जोड़ा गया किसमें, 103वां संविधान संशोधन। यह जो है 2019 में है, और इसके तहत जो जनरल हैं, अब यानी जनरल शब्द यूज नहीं किया गया, लेकिन यह कहा गया कि जो एससी एसटी और ओबीसी में नहीं आते, तो जो आते हैं जो यानी जनरल, तो वह उनको 10% आर्थिक आधार पर क्या किया जाएगा, उनको सुविधाएं दी जाएगी, आरक्षण दिया जाएगा, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश करने के लिए उनको दिया जाएगा। अब ये कौन होंगे लोग, इसके जैसे हमने क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में बताया सरकार, उसी तरीके से आर्थिक रूप से पिछड़े किसको माना जाएगा, तो इसमें यह कहा कि जिनके माता पिता की आमदनी 8 लाख रुपए से कम है। दूसरी चीज, जो जिनके पास 5 एकड़ जमीन नहीं है, उससे कम है, और अगर महानगर नगर पालिका में जिनका 100 गज से बड़ा मकान नहीं है, और गांव में अगर है 1000 गज से बड़ा मकान नहीं है, यानी 1000 से कम है, तो वे क्या होंगे, आर्थिक रूप से पिछड़े माने जाएंगे, और उनको यह शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए उनको सुविधाएं दी जाएंगी। और यह जो है इनको कहा गया ईडब्ल्यूएस, जो इकोनॉमिक वीकर क्लास है, ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिक वीकर क्लास है, वह जो है जो इकोनॉमिक रूप से पिछड़े हैं, तो उनको 10% से अधिक हम सुविधा नहीं देंगे, आरक्षण नहीं देंगे। अब ये जो 10% का कंसेप्ट है अभी नहीं आया था, इससे पहले आप देखोगे जब हम अनुच्छेद 16 पढ़ेंगे तो उसमें जब मंडल आयोग का गठन हुआ, मोरारजी देसाई ने मंडल आयोग गठित किया और बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे, उन्हीं के नाम से मंडल आयोग बना। और मंडल आयोग का यह कार्य था कि वह जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उनकी स्थिति का पता लगाएं और उसके संबंध में क्या नियम होगा, इसके लिए मंडल आयोग का गठन हुआ। और बीपी सिंह के बाद जो मोरारजी देसाई के बाद इसको लागू नहीं किया गया, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई 1991 में, और 1991 के तहत यह कहा गया कि उच्च वर्ग को भी 10% हम क्या करेंगे, लाभ देंगे, 10% का आरक्षण होगा। पीवी नरसिम्हा राव ने जो है इस मंडल आयोग में संशोधन करके ये कहा कि यह 10% उनको भी मिलेगा। लेकिन जब नरसिम्हा राव के बाद आप देखोगे तो बीपी सिंह की गवर्नमेंट ने, बीपी सिंह के गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि मंडल आयोग की जो अनुशंसा है उसको लागू किया गया। हाँ, 10% पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं,
इस पे भी चैलेंज किया गया। तो द इंदिरा साहनी के केस में, इंदिरा साहनी का केस उसी समय का है 93 का, तो 10% का जो आरक्षण की बात की जा रही है उच्च वर्ग के आर्थिक आधार पर, उसकी मनाही कर दी गई थी। लेकिन अभी हाल ही में 2019 में केंद्र सरकार ने 10% संविधान संशोधन करके 15(6) संशोधन करके इसको इकोनॉमिक वीकर क्लास को भी सुविधाएं प्रदान किया 10% का। अब इस पर इसको भी चैलेंज किया गया कि यह क्या है, यह सही नहीं है। इस पर इसको चैलेंज किया गया किस केस में? जनहित अभियान बनाम भारत संघ। इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जनहित अभियान बनाम भारत संघ। बनाम भारत संघ 2022। इस केस आप पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे कहा जा सकता, पूछा जा सकता है कि 103वां संविधान संशोधन की विधिमान्यता किस केस में उसको चैलेंज किया गया था, चुनौती दी गई थी। तो जनहित अभियान बनाम भारत संघ, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 103 को संवैधानिक माना और यह कहा कि राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को यह पावर है कि वह आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। तो और यह क्या है? संवैधानिक। तो इस प्रकार हमने देखा अनुच्छेद 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5) और 15(6). इसके तहत ये केवल आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो 5 आधार हैं, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर विभेद की मनाही कर रहा है। निवास स्थान इसके अंतर्गत नहीं आता। निवास स्थान पर किसी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश करने के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश करने के लिए, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश करने के लिए निवास स्थान पर क्या किया जा सकता है? पर विभेद किया जा सकता है। निवास स्थान को आधार इस पर बनाया जा सकता है और इसके तहत निवास स्थान में कहा जा सकता है कि इस निवास स्थान के रहने वाले विद्यार्थियों को कुछ सुविधाएं होंगी और कुछ सुविधाएं नहीं होंगी। इसके संबंध में एक केस आया था जो डीपी जोशी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। डीपी जोशी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में एमपी गवर्नमेंट ने जो मध्य प्रदेश में रहने वाले छात्र हैं वह मेडिकल कॉलेज में फीस के संबंध में उनको कुछ छूट दी गई थी और जो एमपी के बाहर के छात्र हैं उन पर वह छूट लागू नहीं थी। अब इस पर चैलेंज कर दिया गया कि यह तो अनुच्छेद 15 का वायलेशन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये निवास स्थान पर है, जन्म स्थान की बात नहीं कर रहा है, निवास स्थान की बात कर रहा है, तो निवास स्थान में विभेद किया जा सकता है। हाँ, जब हम नियोजन में पढ़ेंगे, नियोजन और नियुक्ति के संबंध में, तो वहां निवास स्थान पर विभेद नहीं होगा। लेकिन अनुच्छेद 15 में निवास स्थान पर विभेद किया जा सकता है और इसकी मनाही नहीं की गई। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम अपने अगले क्लास में अनुच्छेद 16 को पढ़ेंगे, उसको देखेंगे कि अनुच्छेद 16 में क्या परिवर्तन है, नियोजन और नियुक्ति के संबंध में क्या गवर्नमेंट या संसद नियम बना सकती है। तो बस इतना ही। धन्यवाद।